देखिए, बॉलीवुड का जो पाकिस्तान प्रेम है वो गुप्त रोग की बीमारी की तरह ही समय समय पर छुप जाता है, लेकिन कभी भी खत्म नहीं होता है और टाइम टाइम पर निकलता रहता है। तो एक तरफ पहलगाम में जो हमला हुआ है उसका दुख, उसका गुस्सा अभी भी लोगों के दिमाग में फ्रेश है। कुछ स्टूडियोज हैं जो पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ काम करने का प्लान बना रहे थे, उनमें से कुछ ने इन प्लान्स को कैंसिल कर दिया है, लेकिन लगता है एक ऐसा इंसान है जिसको पहलगाम का अटैक दिखा ही नहीं। तो दिलजीत दोसांझ अपनी फिल्म सरदार जी 3 में पाकिस्तानी एक्टर हानिया आमिर को कास्ट कर रहे हैं। और देखिए, लेट्स बी ऑनेस्ट, ये कोई दिलजीत दोसांझ की अकेले की प्रॉब्लम तो है नहीं। बॉलीवुड को ये गुप्त रोग काफी सालों से हो रखा है। अली जफर, फवाद खान, माहिरा खान जैसे कई पाकिस्तानी एक्टर्स और कई पाकिस्तानी म्यूजिशियंस को हम सालों से काम देते हुए आ रहे हैं। जिस काम का, जिस पैसे का जो कर्ज है वो पाकिस्तान में जाके इंडिया को ही गाली देके ये लोग चुकाते हैं। अटैक होता है, इन लोगों को काम मिलता है, फिर अटैक होता है, फिर बैन होता है, फिर इन लोगों को काम मिलता है, फिर अटैक होता है, फिर बैन होता है, और अब फिर पहलगाम अटैक हुआ है, और फिर कुछ महीने या कुछ सालों के बाद इनको काम बॉलीवुड में देने की कोशिश करेंगे ये लोग। मतलब ये क्या इतने बेवकूफ है कि क्या इनको लगता है कि पाकिस्तान इस पहलगाम अटैक के बाद अब अटैक करना छोड़ देगा, अब कुछ नहीं करेगा पाकिस्तान? ये तो उन्हीं लोगों की तरह बेवकूफ है ना जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के पोस्ट के नीचे हाय बेबी लुकिंग सो क्यूटी लिख देते हैं और उनको लगता है कि वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर तो अब इनके प्यार में पागल हो जाएगी। तो आइए बॉलीवुड की और खासकर दिलजीत दोसांझ की इस कंट्रोवर्सी के बारे में बात करते हैं। क्यों इतना पाकिस्तान प्रेम निकल कर आ रहा है दिलजीत दोसांझ का? क्यों वो इंडिया के लिए इस मूवी को बॉयकॉट नहीं कर सकते? क्या वो इंडिया को इंसल्ट कर रहे हैं इस फिल्म को रिलीज करके? और क्या वो अपने खालिस्तानी फैन बेस को ऑफेंड नहीं करना चाहते, इसीलिए इस मूवी को रिलीज कर रहे हैं? हेलो हेलो, शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको तो रिसेंटली दिलजीत दोसांझ के अराउंड जो कंट्रोवर्सी रही है वो ये है कि दिलजीत दोसांझ की सरदार जी 3 नाम की एक मूवी निकल कर आने वाली है। इस फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को कास्ट किया गया है और जब पहलगाम का अटैक हुआ उसके बाद भी खबर निकल के आई कि ये मूवी को रिलीज किया जाएगा, तो दिलजीत दोसांझ के खिलाफ ऑब्वियसली पब्लिक सेंटिमेंट्स निकल कर आ रहे हैं नेगेटिवली कि क्यों कर रहा है ये दिलजीत दोसांझ, और जो कि एकदम जस्टिफाइड भी है। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट कि अटैक के बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया पाकिस्तान पर, तो यही एक्ट्रेस थी जो इंडिया और इंडियन आर्मी के खिलाफ डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स मार रही थी, इंडिया को कावर्डली बोल रही थी। जो प्रॉब्लम हुई है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, सबके लिए वो इंडिया को ब्लेम कर रही थी। एक भी उंगली उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर नहीं उठाई, पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर नहीं उठाई, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर नहीं उठाई जिसने फंड किया है और सपोर्ट किया आतंकवाद इंडिया में 40 सालों तक। जिस तरह इस्लाम का होली साइट मक्का है, क्रिश्चियनिटी का होली साइट वेटिकन है, आतंक का होली साइट है पाकिस्तान। ये जानते हुए कि उसका देश जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा आतंक एक्सपोर्टर और फंडर है, उसके बावजूद ये अपने देश के साथ खड़ी हुई। लेकिन दिलजीत ने एक दूसरा ऑप्शन चुना। First public response, Diljit has said, and I'm quoting, "When this film was made, everything was fine. After that, many things were no longer in our control. Even when I signed the film, the situation was normal. Since this is beyond our control now, if they want to release it abroad, I fully support them." Diljit Dosanjh is making headlines once again, and this time it's not just about his music or films. The singer-actor recently shared a cryptic Instagram post that sparked curiosity among fans. The message read, and I quote, "Censored before release." और देखिए, आज के समय में बैटलफील्ड में सोल्जर्स के साथ सैटेलाइट, ड्रोन्स और टेक्नोलॉजी की भी लड़ाई हो रही है। ये लड़ाई अब सिर्फ पर्सनल की नहीं है। इसमें जो देश टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे है वही देश जीतेगा, वही देश दुनिया में जाकर एक पावर बनेगा। जैसा कि हमने देखा है कि किस तरह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भारत ने पाकिस्तान को आउटविट किया। आज की इस चेंज होती दुनिया में एआई एक पावरफुल टूल बन चुका है। एआई भारत के लिए एक नया डिफेंस बन सकता है, नया ऑफेंस बन सकता है, और सबसे बड़ा सर्वाइवल स्किल, नॉट जस्ट फॉर डिफेंस बट फॉर करियर्स, बिजनेसेस एंड डेली लाइफ। अगर मैं कहूं कि आप एआई को सिर्फ एक वीकेंड में बिना कोडिंग के मास्टर कर सकते हैं और अपने लिए एक नया अर्निंग पाथ क्रिएट कर सकते हैं, doesn't that sound great? इसीलिए मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं एक कंप्लीटली फ्री 2-डे एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, जिसका वैल्यू है अराउंड 10,000 रुपए। लेकिन शाम शर्मा शो के सेक्युलर व्यूअर्स के लिए ये सेशन बिल्कुल फ्री है और ये पॉसिबल हुआ है हमारे इस वीडियो के अमेजिंग पार्टनर आउटस्किल के थ्रू। ये कोई नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, ये दुनिया का सबसे पहला एआई फोकस्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जिसे टॉप एआई इन्वेस्टर्स और पायनियर्स सपोर्ट कर रहे हैं। 16 आवर्स का ये लाइव सेशन सैटरडे और संडे को सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक होगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में भी आपको अवेलेबल रहेगा। यहाँ पर आपको 20+ पावरफुल एआई टूल्स जो आपके टूल किट में ऐड होंगे, ग्रेटा थुनबर्ग वाले नहीं, प्रोफेशनल टूल किट में। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर बेटर एंड फास्टर रिजल्ट्स, डेटा एनालिसिस विदाउट कोडिंग, एआई और एक्सेल के यूज से प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस बनाना, नो कोड टूल्स के थ्रू अपने खुद के एआई एप्स और टूल्स बनाना, एआई जनरेटेड इमेजेस और वीडियोस जो लिटरली माइंड ब्लोइंग होंगे, पावरफुल एआई एजेंट्स डेवलप करना
अपने डेली टास्क्स को ऑटोमेट करना और मैक्सिमम एफिशिएंसी जैसे स्किल्स सीखने को मिलेंगे। और ये तो सिर्फ शुरुआत है यार, अंदर और भी बहुत कुछ है। ये ट्रेनिंग हर किसी के लिए, चाहे आप टेक हो या नॉन टेक, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशंस या अपना खुद का बिजनेस चलाते हो। ऑलरेडी 40+ कंट्रीज के प्रोफेशनल्स इस ट्रेनिंग को ज्वाइन कर चुके हैं और उनका रिस्पांस भी बेहतरीन रहा है। इनफैक्ट मैं अपनी पूरी टीम को ये कोर्स करवा रहा हूं और आपको भी स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं कि आप इस चांस को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। बट रिमेंबर, सीटें बहुत जल्दी भर रही हैं और हम ये सेशन लिमिटेड टाइम के लिए ही फ्री दे रहे हैं, तो इसका बेनिफिट लेना जल्दी से जल्दी बिल्कुल भी मत भूलिए। इसके साथ ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप इनका व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करना ना भूलिए। और याद रखिए, फ्राइडे शाम 7 बजे इनका एक इंट्रोडक्टरी कॉल भी है, उसको भी जरूर ज्वाइन कीजिए। एंड नाउ बैक टू द वीडियो। ये बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे मतलब क्या आप शिंडलर्स लिस्ट बना दी हो या सिटीजन केन बना दी हो। कड़वी सच्चाई हमने इतनी एकदम लिख दी है कि गवर्नमेंट इस कड़वी सच्चाई को छुपाना चाहती है। भाई साहब, सरदार जी 3 बनाई है आपने। मैं सिनॉप्सिस IMDb का इस फिल्म का आपको पढ़ के सुनाता हूँ। Ghost hunter Jaggi and spirit friend Pinky investigate a haunted castle in the UK. As they confront a defiant ghost and uncover a dark secret, Jaggi races against time to solve his most difficult case. ये है आपकी फिल्म सर जी। प्लीज इस फिल्म पे विक्टिम मत प्ले कीजिए यार। ये कोई रेवोल्यूशनरी फिल्म नहीं है, भूतनाथ का पंजाबी वर्जन बना दिया आपने। लेकिन दिलजीत के लिए ये सब अपेरेंटली जस्टिफाइड है। दिलजीत के हिसाब से इस फिल्म की शूटिंग और हानिया आमिर की कास्टिंग पहलगाम अटैक से पहले की गई थी, जिस समय इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई रिफ्ट नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो जब ये फिल्म बनी थी तब तो सिचुएशन सब ठीक था। मतलब जब ये हमने शूट किया फरवरी में शूट किया, तब सिचुएशन ठीक थी, सारा कुछ सही चल रहा था। उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें, बड़ी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। तो ये प्रोड्यूसर्स ने डिसाइड किया कि ये फिल्म ऑब्वियसली अब इंडिया तो नहीं लगेगी, तो इसको ओवरसीज रिलीज करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि इनको लगता है कि पहलगाम अटैक वाज द फर्स्ट टेरर अटैक, इसके पहले कुछ हुआ ही नहीं है। ये तो वही हुआ कि कोई बोल रहा है कि भाई October 7 के पहले यहूदियों के साथ क्या खराब हुआ है कभी। रियली ये सब सुन के हिटलर भी सोच रहा होगा क्या करूं, मैं मर जाऊं? पानी पी। मेरी कोई फीलिंग नहीं है। भाई साहब, 2019 पुलवामा, 2016 में उरी, उस समय आप कहाँ थे? तब तो सिचुएशन सब ठीक था। मुंबई अटैक्स के समय पे आप कहाँ थे? पार्लियामेंट पे अटैक हुए, कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ, मुंबई में बॉम्बिंग्स हुई, 3 वॉर्स ऑफ अग्रेशन किए पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ। उस समय कहाँ थे आप? ये तो वही बात हुई कि लोग कह रहे हैं कि यार ठाकुर का हाथ काटने के पहले गब्बर और ठाकुर के बीच में कोई प्रॉब्लम थोड़ी थी। पता नहीं क्यों ठाकुर फालतू में नाराज हो रखा है गब्बर से। कमाल करते हो यार ये आज के टाइम में इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से हैं। इंडिया में इनका इतना बड़ा फैन फॉलोइंग है, ओवरसीज भी इनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, और इस मूवी में क्लियरली वो सबसे बड़ा स्टार है। तो ऑब्वियसली उसका इन्फ्लुएंस बहुत है इस फिल्म पर और जो लोग इस मूवी को बना रहे हैं उनके ऊपर। अगर वो चाहे, अगर दिल से चाहे, नो पन इंटेंडेड, तो वो इस फिल्म को खींच सकता है, कैंसिल कर सकता है और लोगों का अगेन दिल जीत सकता है। जिस तरह हानिया आमिर अपने आतंकी देश के साथ खड़ी है, उस तरह दिलजीत अपने डेमोक्रेटिक देश के साथ खड़ा हो सकता है। मैं इनोसेंट इंडियंस के लिए, इन विक्टिम्स के रिस्पेक्ट में ये फिल्म रिलीज नहीं करूंगा, स्पेशली जब इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस इंडिया के खिलाफ आतंकवाद होने के लिए इंडिया को ही ब्लेम कर रही है। इंडिया आतंकवाद के खिलाफ एक्शन ले रहा है, उसके लिए इंडिया पर उंगली उठा रही है। और पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट को एक सवाल नहीं पूछ रही। दिलजीत कह रहा है कि भाई हिंदुस्तान पाकिस्तान में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हिंदुस्तान पाकिस्तान को तो पॉलिटिशियंस ने डिवाइड किया। पाकिस्तान हाँ जी, ये सरहदा, ये ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ पंजाबी बोलने वाले या पंजाबी माँ बोली प्यार करते हो, चाहे इधर रहते चाहे उधर रहते, साडे लिए सारे साझे हैं। अच्छा, मतलब इंडियन लीडर्स हैव टू ब्लेम फॉर पार्टीशन आल्सो। 1946 के प्रोविंशियल इलेक्शंस में इंडियन पॉलिटिशियन भारत के 90% मुसलमानों को कान से पकड़ के ले गए थे और जबरदस्ती पाकिस्तान के लिए वोट करवाया था। मुसलमानों के पास तो कोई चॉइस ही नहीं थी, वो तो बेचारा इंडिया में रहना चाहते थे, लेकिन जबरदस्ती इंडिया के लीडर्स ने उनके आंसर बदल दिए। कश्मीरी नरसंहार भी इंडियन लीडर्स ने करवाया है, उसका इस्लामिक रेडिकलिज्म से क्या लेना देना है? ये तो वही बात हुई कि लव्यापा फ्लॉप हुआ इंडिया
इंडियन ऑडियंस की वजह से। हाँ जी, इसमें खुशी कपूर, जुनैद खान की जो अमेजिंग एक्टिंग रही है उसकी तो कोई गलती नहीं है। मूवी की डीप और सोफिस्टिकेटेड स्टोरी टेलिंग की तो कोई गलती ही नहीं है। अमेजिंग डायलॉग्स की तो कोई गलती ही नहीं है। तू टिंडर पे क्या कर रहा है? क्या क्या छुपा रहा है मुझसे गौरव? ये बिंदी है कौन? एक्स 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 वो क्या कुत्ते? And I want to make something very clear, ये जो पाकिस्तान प्रेम का गुप्त रोग है ये सिर्फ दिलजीत को नहीं है, ये पूरे बॉलीवुड को है। मैं हूं ना में आप याद रखिए कि इंडियन आर्मी ऑफिसर को विलन की तरह दिखाया गया था क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ पीस नहीं चाहता था, क्योंकि उसको पता था कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है जिसको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। एंड हु वाज प्रूवन राइट। पठान जैसी मूवीज में पाकिस्तानी ISI के एजेंट्स को अच्छा दिखाया गया है कि वो तो बस इंडिया की मदद करना चाहते हैं। सेम चीज एक था टाइगर में दिखाया गया था, बजरंगी भाईजान में दिखाया गया था कि देखिए पाकिस्तानियों का तो दिल कितना बड़ा है, वो तो कितना प्यार करते हैं हिंदुस्तानियों से, वो तो हिंदुस्तान के लोग हैं जो कि बिगेटेड है पाकिस्तानी लड़कियों की तरफ। तो इसका रिजल्ट ये हुआ है कि दिलजीत, जिसने पास्ट में कई बॉलीवुड मूवीज की हैं, अब ये न्यूज आने के बाद खुद इंडियन फिल्म एसोसिएशन दिलजीत दोसांझ के बैन की डिमांड कर रहा है। उसके रिस्पॉन्स में दिलजीत कह रहा है कि भैया मैंने तो बॉलीवुड को डिच कर दिया, मुझे बॉलीवुड की जरूरत ही नहीं है। मुझे काम करना भी नहीं है बॉलीवुड में, मेरे को कोई इच्छा भी नहीं है कि मैं बॉलीवुड में बहुत महान कलाकार बन जाऊं, मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है। मैं म्यूजिक को प्यार करता हूं और बिना किसी की मर्जी से मैं म्यूजिक कर सकता हूं। कह रहे हैं कि भाई हम कि बिना किसी की मर्जी के म्यूजिक कर सकते हैं और फिल्म बना सकते हैं, और सही बात है, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ पे लोगों को अपनी मर्जी से गाने बनाने का, फिल्म बनाने का अधिकार है। लेकिन आप एक दूसरा रास्ता भी चुन सकते थे, आप अपने देश के साथ खड़े भी हो सकते थे। बिकॉज आप देखिए कि हानिया आमिर, उसको पता है कि इंडियन ऑडियंस से उसका अर्निंग पोटेंशियल कहीं ज्यादा हाई है कंपेयर टू पाकिस्तानी ऑडियंस, क्योंकि पाकिस्तानी ऑडियंस से इनको तो पैसा कुछ मिलेगा नहीं, उल्टा पाकिस्तानी ऑडियंस इन्हीं से पैसा मांगने लगेगी। ये जानने के बावजूद ये अपने भिखारी ऑडियंस के साथ खड़ी हुई है इंडिया के खिलाफ। एंड वेदर यू लाइक हानिया आमिर और नॉट, इस लेवल की लॉयल्टी तो कुछ इंडियंस को भी सीखनी चाहिए। अच्छा ताने मार रहे हैं, मालो दो चार और मारो। तो दिलजीत की ये पहली कंट्रोवर्सी भी नहीं है, पहले भी कई कंट्रोवर्सीज में ये इन्वॉल्व रहे हैं। खासकर जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए थे उसमें कई सारे पंजाबी सिंगर्स फार्मर्स की तरफ आकर खड़े थे, उनमें सबसे आगे थे दिलजीत दोसांझ। दिलजीत ने 2020 में किसान आंदोलन का समर्थन दिया था, 1 करोड़ रुपए डोनेट किए थे। इस प्रोटेस्ट के चलते कंगना और दिलजीत के बीच में काफी इंटरेस्टिंग ट्विटर वॉर भी चली थी। इस ट्विटर वॉर के दौरान कंगना ने दिलजीत से कहा था कि वो पब्लिक में डिक्लेयर करे कि वो खालिस्तान का समर्थन नहीं करते। छड़ क्यों नहीं देता तू कंजरावाणी हरकता? काका जी जवाब दो। इसलिए बोला गया था क्योंकि ये जो फार्मर्स प्रोटेस्ट था इसमें कई ऐसे एलिमेंट्स आकर इन्वॉल्व हो गए थे जो ओपनली खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, ओपनली भिंद्रन वाले को सपोर्ट कर रहे थे। भिंद्रन वाले के फ्लैग्स और भिंद्रन वाले के पोस्टर्स इन फार्मर्स प्रोटेस्ट में कई जगह देखने को मिले थे। कुछ ऐसे भी लोग थे इन फार्मर्स प्रोटेस्ट में जो मोदी को धमकी दे रहे थे कि जैसे इंदिरा गांधी को मारा था वैसे ही मोदी को मार देंगे। इसके बावजूद इन सबको कंडेम नहीं किया गया कई पंजाबी सिंगर्स के द्वारा, इंक्लूडिंग दिलजीत दोसांझ। इसलिए कंगना ने यह बात उनसे ट्विटर पर बोली, लेकिन दिलजीत ने इस बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसके बजाय एक गाना निकाल दिया जिसका नाम था अटवादी, जो किसानों के सपोर्ट में था, जिसमें इंडियन सरकार को एक तरीके से धमकी दी गई थी। और जो भी किसान भाई चाहते हैं, पूरा देश आज साथ है, प्लीज हमारा साथ दें और सरकार हमारी मांगे मांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, फार्मर्स प्रोटेस्ट में दिलजीत खुद भी शामिल हुए थे। अलेजेडली एक फेसबुक लाइव में दिलजीत ने खालिस्तानी डीजे और पन्नू जैसे लोगों का खुलकर समर्थन किया था। कांग्रेस के नेता और लुधियाना से MP रवनीत सिंह बिट्टू ने दिलजीत दोसांझ और जैजी बी पर यह आरोप लगाया था कि वो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सिक्स फॉर जस्टिस का समर्थन करते हैं। हाल में ही जब दिलजीत का इंडिया में टूर हुआ था तो दिलजीत ने इंदौर में एक कॉन्सर्ट किया था। उस कॉन्सर्ट में राहत इंदौरी का एक कोट करते हुए दिलजीत ने ये कहा था, as if targeting the Indian government over the farmers protests। इसके पहले इसकी मूवी पंजाब 95 भी आई थी जो रिलीज होने से रोक दी गई है, जिसमें जसवंत सिंह खालरा पे स्टोरी बनाई गई थी जिसमें खालिस्तानी प्रोपेगेंडा अपेरेंटली पुश किया गया था। ऊपर से दिलजीत ने ओवरसीज जो कॉन्सर्ट किए हैं, खासकर कनाडा में, उसमें कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो भी उससे मिलने स्टेज पे आया है। जिस कॉन्सर्ट में खालिस्तान का फ्लैग भी देखा गया है। टू बी फेयर, जस्टिन ट्रूडो तो खुद खालिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है,
तो उसके कॉन्सर्ट में इन फ्लैग्स को देखना बहुत सरप्राइजिंग नहीं है। वो तो इतना खालिस्तान से प्यार करता है जितना खालिस्तान खुद नहीं करते। मैं तो सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर जस्टिन ट्रूडो खुद वो फ्लैग लेके आया हो कॉन्सर्ट में। 2017 में जगतार सिंह जोहाल को अरेस्ट किया गया था, जिसके ऊपर एक हिंदू पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर के मर्डर करने का आरोप था और जो खालिस्तानी एक्टिविटीज में भी बहुत एक्टिव रहता था, जिसके सपोर्ट में दिलजीत और कई पंजाबी आर्टिस्ट ने ट्वीट किया था। 2019 में फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को एक लेटर लिखा था कि दिलजीत दोसांझ का वीजा कैंसिल किया जाए, क्योंकि उन्होंने अमेरिका में एक शो के लिए पाकिस्तान के रेहान सिद्दीकी का इन्विटेशन एक्सेप्ट किया था। और याद रखिए, ये पुलवामा के अटैक के कुछ ही महीने के बाद किया गया था। और सिर्फ दोसांझ ही नहीं है, इनसे कई बुरे केसेस हैं कि पंजाबी सिंगर जो ओपनली भिंद्रनवाले की लेगेसी को सपोर्ट करते हैं, खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, जैसे तारसेम जस्सर, हार्डकोर हो गई, कवर ग्रेवाल हो गया, इनके गानों में भिंद्रनवाले और खालिस्तानी मैसेजेस काफी प्रोमिनेंटली फीचर किए जाते हैं। कोई खंडे तिखे कोई कृपान करूगा, मैनू दिल्लीए इकट्ठ परेशान करूगा। तो ये जो कंट्रोवर्सी हुई है कि भाई चलिए इंडिया में इस मूवी को बैन कर दिया गया, लेकिन ओवरसीज फिर भी ये मूवी रिलीज की जा रही है और दिलजीत दबा दबा के इस फिल्म को प्रमोट कर रहा है अपने सोशल मीडिया पर, तो उसके रिस्पांस में उसी की इंडस्ट्री से कुछ लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है। Punjabi singer B. Prak took a swipe at the artist's choices and sense of responsibility amid the ongoing controversy. While he did not mention Dosanjh, the timing of the story could not be more obvious. He says that कई artists अपना ज़मीर ही बेच चुके हैं। Mika Singh has criticized Diljit Dosanjh for featuring Pakistani actor Hania Amir in Sardaar Ji 3, and this is amid the ongoing controversy. Taking to his Instagram stories, Mika in fact shared a note slamming, and he's called Diljit a fake singer in that note, and he said that Diljit has acted rather irresponsibly by releasing content featuring an artist from across the border. बताइए कितनी क्रेजी चीज है कि मीका सिंह जैसा छिछोरा इज साउंडिंग लाइक द गुड गाय, इज साउंडिंग लाइक द वॉइस ऑफ रीजन। तो ऑनेस्टली मुझे लगता है कि दिलजीत दोसांझ के सामने सबसे आसान अंडरहैंडेड फुल टॉस फेंका गया था पिछले कुछ सालों में कंगना रनौत ने कि आप खालिस्तान को कंडेम क्यों नहीं करते। उतना ही करना था उन्हें, एक ट्वीट कर देता और लाखों लोगों का दिल जीत लेता वो, और कंगना रनौत को भी एम्बैरस कर देता। लेकिन 2 सेकंड का ट्वीट भेजने की जगह उसने हफ्ते निकाले एक सॉन्ग लिखने में, एक सॉन्ग शूट करने में जिसका नाम था अटवादी, जहां पे वो इंडियन गवर्नमेंट को धमकियां दे रहा था। इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ एफर्ट जस्ट टू शो द वर्ल्ड कि आप खालिस्तान को कंडेम नहीं करेंगे। ये तो वही बात होगी अगर किसी ने आपसे बोला कि भाई खुले में हगना बहुत खराब चीज है, आप अग्री करते हो कि नहीं, तो आपने हाँ बोलने के बजाय हफ्ते भर तक एक 15 मिनट की शॉर्ट फिल्म लिखी और रिकॉर्ड की कि क्यों अपने घर के अंदर अपने बाथरूम में हगना बेसिकली गुलामी है और ये गुलामी हम नहीं सहेंगे। अगर वाकई फार्मर्स को सपोर्ट करना है तो कीजिए, इसमें खालिस्तान को कंडेम करने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे लगता है क्योंकि रीजन सिंपल है, क्योंकि इनका एक बड़ा प्रॉफिटेबल ऑडियंस ऐसा है जो खालिस्तान को सपोर्ट करता है। ये ऑडियंस मोस्टली ओवरसीज कंट्रीज जैसे कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया में रहता है और इन देशों में कॉन्सर्ट्स और लाइव शोज करने में इनको काफी पैसे कमाने को मिलते हैं। दिलजीत दोसांझ ने रिसेंटली हिस्ट्री बनाई थी जब उसने ब्रिटिश कोलंबिया के वैंकूवर में 54,000 से ज्यादा फैंस का एक स्टेडियम सेल आउट किया था, जहां फर्स्ट रो टिकट्स अप्रोक्सीमेटली $500 से $700 जैसे जा रहे थे। याद रहे वैंकूवर और उसके पास का एरिया सारी खालिस्तान रेडिकल मूवमेंट का एक हेडक्वार्टर है। एक ऐसा ही कॉन्सर्ट यूएसए में भी दिलजीत दोसांझ ने किया था, जहां पर उसके मैनेजर ने रिलीज किया कि एक टिकट 54 लाख यानी $65,000 में बिका था। पूरे यूएस टूर से 234 यानी 28 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था दिलजीत दोसांझ ने। और कई ऐसे पंजाबी आर्टिस्ट हैं जो ये इंटरनेशनल टूर से बहुत पैसे कमाते हैं, जैसे बब्बू मान हो गया, करण औजला हो गया, शुभ हो गया या मूसेवाला हो गया। तो जब इतना पैसा कमाने का आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है ओवरसीज ऑडियंस से, तो क्यों उस ओवरसीज ऑडियंस को आप एलियनेट करना चाहते हैं। शायद वो पर्सनली एग्री नहीं करते खालिस्तान से, लेकिन फाइनेंशियल रिस्क नहीं लेना चाहते शायद। और देखिए, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ इस समय पर जो शायद आपको कंट्रोवर्शियल लगे, वो है कि आई एक्चुअली डोंट हेट दिलजीत दोसांझ। मैं दिलजीत दोसांझ को इन मेनी वेज बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। I'll tell you why. Because Diljit Dosanjh is a very popular Punjabi singer actor. पंजाब में और पंजाबी स्पीकिंग डायस्पोरा में वो बहुत पॉपुलर है, लेकिन उसके बावजूद, और आप तो जानते ही हैं कि सिख कम्युनिटी में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं खासकर इंडिया के बाहर, जो सिख कम्युनिटी के सिखिज्म का जो हिंदुइज्म से कनेक्शन है उसको रिजेक्ट करते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, उसको काटना चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद दिलजीत जो है वो अपने हिंदू ट्रेडिशन से हमेशा जुड़ा रहा है, अपने हिंदू कल्चर से हमेशा जुड़ा रहा है। इसके बावजूद कि उसके ऊपर खालिस्तानी और एसजीपीसी से
कितना प्रेशर आता होगा। SGPC खालिस्तानी तो हिंदुइज्म से इतना भागते हैं जैसे अर्जुन कपूर के प्रोड्यूसर्स पैसे कमाने से भागते हैं। लेकिन दिलजीत ने फिर भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को छुपाया नहीं। कोविड के दौरान उसने मंत्र चांटिंग शुरू की, मेडिटेशन शुरू की, योगा को अपनाया। दिलजीत ने तो यहाँ तक कहा कि योगा और मेडिटेशन ने उसको बहुत हेल्प की है और उसके करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। दिलजीत भगवान शिव का भी एक भक्त है और उज्जैन महाकाल मंदिर में भी जाकर मेडिटेट कर चुका है। तो दिलजीत की जो ये प्रैक्टिसेस है वो प्रूव करती है कि हिंदू और सिख हमेशा एक हाथ की दो उंगलियां नहीं है। जिस हाथ का नाम है धर्म, इनको कोई अलग नहीं कर सकता। और दिलजीत हिंदू और सिख सिंक्रेटिक कल्चर का, सिम्बायोटिक कल्चर का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। और दिलजीत का हिंदू प्रेम देखकर SGPC को किस लेवल का पाइल्स होता होगा कि बाबा रामदेव भी ठीक नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए मुझे लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट भी दिलजीत की वैल्यू समझती है एज ए ब्रिज बिल्डर बिटवीन द हिंदू एंड द सिख कम्युनिटी। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी भी दिलजीत को अपने रेजिडेंस में वेलकम कर चुके हैं और बीजेपी इस समय भी उसको सपोर्ट कर रही है, कह रही है कि वो देश के लिए एक एसेट है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं 100% बीजेपी का नजरिया इन अ वे समझ सकता हूं। एंड दैट इज व्हाई आई वैल्यू एंड रिस्पेक्ट दैट ही हैज शोन टू हिज हिंदू कल्चर। जो रिस्पेक्ट उसने अपने हिंदू ट्रेडिशंस को दिखाई है, ये जानते हुए कि खालिस्तानियों को और SGPC को कितना गुस्सा होगा। तो इट टेक्स वेरी बिग बॉल्स टू डू दैट एंड आई वांट टू एक्नॉलेज दैट। और हम सबको ये बात एक्नॉलेज करनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोमिनेंट सिख सेलिब्रिटीज हैं जो ऐसा नहीं करेंगे। दिलजीत ऐसा करता है और ये हमको एक्नॉलेज करना चाहिए। प्रॉब्लम मुझे ये लगता है कि इस समय दिलजीत का जो करियर है वो अपने पीक पर है। एक तरफ उसका बड़ा फैन बेस इंडिया में है, दूसरी तरफ उसका बड़ा फैन बेस ओवरसीज है जिनको हिंदुत्व से, हिंदुइज्म से, हिंदू नेशनलिज्म से एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है। और हाँ, उसका एक ओवरसीज बड़ा फैन बेस है खालिस्तानियों का। और इस समय उसका सुपरस्टारडम इतना बड़ा है कि वो कोशिश कर रहा है कि भाई हम सबको जगल कर सकें, इंडियन फैंस को भी, ओवरसीज फैंस को भी और खालिस्तानियों को भी। तो वो जब इंडिया आता है तो इंडिया में तिरंगे की पगड़ी पहनता है, योगा करता है, उज्जैन जाता है, लेकिन उसी वक्त अपने खालिस्तानी फैन बेस को भी छोटे छोटे सिग्नल भेजता रहता है। जैसे जैकेट पे पंजाब लिखवाता है, PANJAB, जिस तरह से खालिस्तानी पंजाब लिखते हैं, क्योंकि इंडिया में PUNJAB लिखा जाता है। या फिर ये बोल देना कि किसी के बाप का नहीं है हिंदुस्तान, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जैसा कि मैंने कहा, उसकी जो स्टारडम है, उसका जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं, वो इन सारे फैन बेसेस से लिंक्ड है। तो लगता है कि इस वक्त वो अपने इंडियन फैन बेस के कुछ लोगों को नाराज करने के लिए तैयार है और खालिस्तानी और ओवरसीज फैन बेस को खुश रखना चाहता है। देखिए, उसने एक कैलकुलेटेड गैम्बल लिया है एंड आई थिंक द गैम्बल इज एक्चुअली करेक्ट, अनफॉर्चुनेटली, कि भाई इंडिया में ऑनलाइन कुछ लोग नाराज होंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, 1-2 दिन ट्रेंडिंग चलेगा, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सब लोग भूल जाएंगे। और अगली बार जब दिलजीत का कॉन्सर्ट आएगा तो कई लोग जो इस समय गुस्सा हो रहे हैं कल टिकट लेने के लिए लाइन में खड़े हो जाएंगे और फिर उसके कॉन्सर्ट में जाके रोएंगे। तब कोई याद नहीं करेगा कि ये वही बंदा है जो उस पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ घूम रहा था, जो ओपनली इंडिया को इंडिया के ऊपर हुए आतंकी अटैक्स के लिए ब्लेम कर रही थी। तो गलती इन अ सेंस दिलजीत की भी उतनी नहीं है, क्योंकि सवाल इंडियन ऑडियंस के लिए है, आपके लिए है कि क्या इंडियन ऑडियंस उसके कॉन्सर्ट्स को बॉयकॉट करेंगे इंडिया में, उसके मूवीज को पूरी तरह से बॉयकॉट करेंगे इंडिया में। अनफॉर्चुनेटली वी ऑल नो द आंसर, बट आई वांट टू आस्क यू, क्या आपको लगता है कि दिलजीत को ये मूवी कैंसिल कर देनी चाहिए थी, फाइनेंशियल लॉस ले लेना चाहिए था, या फिर आपको लगता है कि दिलजीत ने एक कैलकुलेटेड गैम्बल लिया है कि इंडिया में 2-4 ही लोग नाराज होंगे यार, और नाराज होंगे भी तो 2-3 महीने में भूल जाएंगे, अगले साल जब कॉन्सर्ट होगा तो सब लोग आ जाएंगे फिर से हमारा कॉन्सर्ट देखने के लिए, तो हम इस मूवी को रिलीज करेंगे, हमको कुछ भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या आप इस असेसमेंट से एग्री करते हैं? क्या आपको लगता है कि इंडिया में उसको आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है या फिर लोग भूल जाएंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और अगेन गाइस, अगर फार्मर्स प्रोटेस्ट पे आप हमारे दूसरे वीडियो देखना चाहते हैं, उस पर रिफ्रेशर चाहते हैं, तो नीचे क्लिक करके आप देख सकते हैं। मैं आपसे अगले एपिसोड मिलूंगा और तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड प्रणाम।